क्या होता अगर आपके हाथ में एक दिया हो तो ना सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि जिंदगी भी बदल दे। वीर और रमेश ने एक पुरानी कहानी को सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट समझा, पर उस रात उन्होंने एक गलती की, एक टोने टोटके का दिया जिसे जलाना मतलब आत्मा को अपने पास बुलाना था। पर जब ये दिया बुझ जाता है तो उस आत्मा का इंतजार खत्म हो जाता है। रमेश और वीर ने समझा था कि ये बस एक खेल है, लेकिन कभी कभी खेल के नतीजे इतने खौफनाक होते हैं कि वो हमें अपने सपनों में भी जीने नहीं देते। क्या वीर और रमेश अपनी गलती से सीख पाएंगे या फिर ये दिया उनकी मौत की वजह बन जाएगा? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। हमारी आज की कहानी शुरू होती है वीर से। वीर एक छोटे से गांव में रहता था जहां पर जिंदगी नीम के पेड़ के ठंडे साए और कच्चे रास्तों की धूल से लिपटी रहती थी। गांव के लोग भले ही दिन में खेतों में खेती करते थे, पर रात आते ही चूल्हे की रोशनी में बैठ कहानियां सुनाकर अपनी थकान मिटा लेते थे। वीर भी ऐसे ही एक परिवार का हिस्सा था। उसके बचपन की हर रात दादी के पास बैठ पुरानी कहानियां सुनते सुनते ही गुजरती थी। कभी राजा रानी के अफसाने तो कभी चुड़ैलों के किस्से और कभी ऐसे टोटके जो सुनने में सिर्फ कहानी लगते थे, पर उनमें हमेशा एक गहरा काला सच छुपा होता था। एक ऐसी ही रात चूल्हे की बुझती आग और नीम के पेड़ से आती हल्की हवा के बीच दादी ने एक अजीब सी बात बताई। वो बोली कि आज मैं तुम्हें गांव का एक ऐसा किस्सा सुनाती हूं जो सुन के तुम्हें यकीन नहीं होगा। अपने गांव के बड़ी चौक पर अगर कोई 4 दिए जलाता है तो एक दिया हमेशा बुझ जाता है, और उस दिए को जो फिर से जलाने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। दादी की आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वो किसी पुराने किस्से को याद कर रही हो। वीर और उसका दोस्त रमेश, जो उस दिन बैठकर दादी की बातें सुन रहे थे, हंसी मजाक में इस बात को एक भूतिया जोक समझने लगे। रमेश ने कहा, अरे दादी, आप भी ना, कौन मानता है आजकल ऐसे टोटकों को। दादी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों की गहराई वीर के दिल में एक हल्का सा डर जरूर पैदा कर रही थी, जो वो किसी से कह नहीं सकता था। फिर एक रात वीर और रमेश ने शर्त लगाई कि वो दादी की सुनाई हुई कहानी को सच में करके देखेंगे। रात के 11:15 बजे दोनों अपने घर से निकल पड़े। गांव की गलियां उस वक्त बिल्कुल खामोश थी। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर कहीं से सुनाई दे रही थी। गहरी काली रात थी। उस रात का चांद भी कहीं बादलों में छिपा हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों बड़ी चौक पर पहुंच गए। वहां का मंजर अलग ही था। चौक के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। पेड़ के चारों तरफ लोगों ने कई सारे डोरे बांध रखे थे और जमीन पर टूटी हुई मूर्तियां एक अजीब खामोशी को और भयानक बना रही थी। हल्की हवा चल रही थी जो पीपल की पत्तियों को खुशफुसाहट की तरह हिला रही थी, जैसे वो दोनों की बातें सुन रही। वीर एक पल के लिए रुका, ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही था। रमेश ने हंसी में कहा, अबे डर मत, बस दिए जलाने हैं और मैं शर्त जीत जाऊंगा। रमेश चौक के 4 कोने पर दिए रखने लगा। रमेश एक एक करके दिए जलाता गया। जब चारों दिए जल गए, दोनों 1 मिनट तक खामोशी से खड़े रहे। हर तरफ बस दिए के हल्के उजालों का एक पहरा था जो हवा के साथ हल्का सा हिल रहा था। पहले कुछ नहीं हुआ और दोनों मन ही मन में अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिया अचानक से बुझ गया। वीर हंसते हुए बोला, देखा, दादी की कहानी गलत थी, ये बस हवा है। उसके शब्दों में एक हल्का सा डर भी छुपा हुआ था।
रमेश ने भी हंसी में उसे सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ यार, हवा ही है, चल दोबारा जलाते हैं। रमेश ने दिया दोबारा जलाने के लिए माचिस जलाई। ने दिया दोबारा जलाया, लेकिन तभी उसके कान के पास से एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई उसे कुछ बोल रहा हो। रमेश एक पल के लिए रुक गया, उसका मन घबरा गया। उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा के झोंके में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई वहां उन्हें देख रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, वीर, तूने कुछ सुना क्या? वीर हंसते हंसते बोला, अबे हवा है, चल घर चलते हैं। दादी को बोलना कि अगली बार कोई डरावनी कहानी सुनाए। वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे का अंधेरा जैसे अब भी उन्हें देख रहा था, उनके जाने के बाद भी। अगली सुबह से उन दोनों के साथ अजीब चीजों का होना शुरू हो गया। रमेश के कमरे में सुबह उठते ही उसे एक अजीब नजारा दिखा। कमरे के दरवाजे से बिस्तर तक मिट्टी में गीले पांव के निशान बने थे, जैसे कोई रात भर उसके पास आकर वापस चला गया हो। वो निशान छोटे लेकिन गहरे थे, जैसे किसी औरत के पांव के हों। रमेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर रमेश को कहीं ना कहीं ये एहसास होना शुरू हो गया था कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। रात में उसके कमरे में एक और अजीब बात हुई। वो जैसे ही अपनी आंख बंद करता, उसे पायल की हल्की सी छन छन सुनाई देती। पहले रमेश ने सोचा कि ये उसकी इमेजिनेशन है, पर फिर वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, जैसे कोई कमरे में चक्कर काट रहा हो। एक रात जब वो आवाज उसके बिस्तर के पास तक आ गई, तो रमेश का पसीना छूट गया। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। वीर के साथ भी अजीब हादसे होने लगे थे। एक सुबह जब वो बाथरूम में गया, तो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए उसने एक और चेहरा देखा, एक औरत का चेहरा, जिसके गाल पिचके हुए थे, आंखें बिल्कुल काली और बिखरे हुए बाल। वीर ने घबराकर पलक झपकाई और वो चेहरा वहां से गायब हो गया। रमेश के लिए हर रात एक नाइटमेयर बन गई थी। हर रात उसे एक आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पहले उसने इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन वो आवाज अब रोज सुनाई देने लगी थी। आवाज में एक अलग सी दहशत थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दोनों की हेल्थ भी खराब होने लगी। रमेश का चेहरा सूखता जा रहा था और वीर के हाथ पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस होती थी। दोनों ने कई डॉक्टर्स के चक्कर काटे, लेकिन किसी को उनकी बीमारी समझ ही नहीं आई। जो दवाइयां वो लेते, उनका कोई असर नहीं होता। सबसे अजीब बात थी दोनों की भूख। उन्हें एक अजीब सी भूख लगती थी, जैसे वो एक इंसान का नहीं बल्कि दो लोगों का खाना खा रहे हैं। जो भी उन्हें प्लेट में मिलता वो एक पल में खा जाते, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता कि जैसे उनके अंदर कोई और इंसान भी भूखा है। वो हर दिन थोड़े और कमज़ोर होते जा रहे थे, जैसे उनकी जान धीरे धीरे उनसे निकल रही हो। ये अजीब घटनाएं उनका हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें वीर और रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक गलती का अंजाम है, या उन्होंने किसी आत्मा को उनकी दुनिया में बुला लिया है। डर के मारे रमेश और वीर ने सोचा कि अब उन्हें दादी के पास जाना ही होगा। दोनों अपने चेहरे पर डर और घबराहट छुपाते हुए दादी के पास गए। दादी को उनका हाल देखकर समझ आ गया था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। दादी ने उन दोनों को अपनी बैठक में बुलाया और दोनों को अपने पास बैठने को कहा। वीर ने सब कुछ दादी को बताया, वो टोटका, वो दिए का बुझ जाना और फिर जो होने लगा उसके बाद। रमेश ने भी अपनी कहानी बताई। वो बोला कि दादी, हर रात हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई पास आ रहा हो। कभी पायल की आवाज़, कभी वो चेहरा, और अब हमारी तबीयत
बिगड़ती जा रही है। दादी ने शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने जो दिया जलाया उससे एक आत्मा जाग चुकी है। एक ऐसी आत्मा जो चौक के पीपल से जुड़ी हुई है। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक पुरानी खूनी आत्मा है जो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो उसके रास्ते में आता है। दादी ने घबराहट से कहा, अब तुम दोनों को इस आत्मा को शांति देने के लिए अपनी गलती को समझना होगा, अपनी गलती को सुधारना होगा। तुम्हें उससे माफी मांगकर उसे शांति देनी होगी, वरना ये आत्मा तुम दोनों की जान भी ले सकती है। दादी की आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने दोनों को सुबह के 4 बजे चौक वापस जाने को कहा। तुम दोनों को वहां जाना होगा और एक दिया वापस से जलाना होगा, लेकिन सिर्फ एक काम करना जो मैं तुम्हें बता रही हूं। दादी ने आगे बताया कि जब तुम दिया जला लो तो माफी मांगना, लेकिन ध्यान रखना जब तुम दिया जलाओ वहां मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। उनकी आंखों में जो डर था वो देख वीर और रमेश दोनों सहम चुके थे। वो आगे बोली, अगर तुमने वहां मुड़कर देखा तो तुम दोनों की जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें बस दिया जलाकर वहां से वापस आना होगा। वीर और रमेश दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे, जैसे उनके मन में कई सारे सवाल अपना घर बना रहे थे। लेकिन दादी की बात उनके कानों में गूंज रही थी। एक अजीब सी खौफ भरी शांति थी उनके बीच में, और दोनों ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो वापस लौट पाएंगे? सुबह के 4 बजे थे और वीर और रमेश अपनी जान के खातिर चौक पर पहुंचते हैं। रात का अंधेरा अभी तक उनके ऊपर था और हवा के हल्की सी झोंके उनके चेहरे पर लग रहे थे। पूरा गांव अभी सो रहा था। वहीं पुराना पीपल का पेड़ जो कभी उनके लिए बस एक सिंपल सा पेड़ था, आज उन्हें अपने डर से घिरा हुआ लग रहा था। रमेश ने दिया जला दिया जैसे दादी ने बताया था, और उसने धीरे धीरे माफी मांगना शुरू की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसी वक्त कुछ और भी महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी उन्हें पीपल के पेड़ के पीछे कुछ दिखाई दिया। पहले तो वीर ने सोचा कि वो बस पेड़ की परछाई है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, उन्हें एक औरत की परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आए जा रही थी। वीर के दिल में डर बढ़ता जा रहा था, पर दादी की बात याद करके उसने अपने आप को संभाला और आगे देखने की कोशिश की। रमेश ने भी कुछ ऐसा ही देखा, लेकिन उसने अपनी नज़र वहां से हटाने की कोशिश ही नहीं की और पीपल के पेड़ को एकटक देखता रहा। और फिर अचानक रमेश का चेहरा काला हो गया। वो धीरे धीरे अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। रमेश की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा एक अनजाने भय से भर गया था। वीर ने उसका हाथ खींचकर वहां से भागना चाहा। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह गांव के लोग पुराने कुएं के पास जाते हैं और वहां रमेश की लाश मिलती है। रमेश का चेहरा अब भी अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर काला और ठंडा पड़ चुका था। वीर की आंखों में एक गिल्ट और खौफ था। दादी ने घबराहट भरी आवाज में कहा, वो कोई आम आत्मा नहीं थी, वो पीपल के पेड़ के नीचे मर चुकी एक औरत की आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेती। तुम दोनों ने टोटका तोड़ने से पहले मेरी बात सुनी थी और तुम्हें बचने का मौका भी मिला, पर रमेश ने गलती कर दी। उसने जो किया
उसका अंजाम ऐसा ही होना था। उसने उस भटकती आत्मा को जिंदा किया। रमेश की जान उसने खींच ली। दादी की बात सुनकर उसने अपने आप को संभाला। उसे लगा जैसे कुछ उसके अंदर बदल गया हो। जिंदगी के सफर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको अपने साथ रखती हैं, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। उस रात का डर कभी भी उसके दिल से निकल नहीं पाया। हर रात जब वो अपने कमरे में सोने जाता तो वो सोचता कि क्या वो कभी पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएगा। उस रात की याद, वो टोटका और रमेश की मौत हर रात उसे एक नाइटमेयर बन के सताती थी। क्या ये सब उसके लिए एक सबक था या फिर कुछ और? क्या आपने कभी किसी टोटके को बस मजाक समझकर इग्नोर किया है? शायद आपको लगता हो कि ये बस पुरानी कहानियां हैं जो वक्त के साथ बेकार हो गई। पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर कहानी के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी बात आए, एक पल के लिए रुकें, सोचें कहीं उसके पीछे कोई भटकता साया तो नहीं जो अपने बीते हुए दर्द का बदला ले रहा हो। कुछ चीज़ें हमेशा समझ नहीं आती, पर जब तक वो आपके सामने ना हो तब तक उनका सच समझना मुश्किल होता है। तो आगे से अपनी आंखों को और ज़्यादा खोल कर रखें। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी पास होती हैं कि आप उन्हें देख कर भी उन्हें देख नहीं पाते। कभी सोचा है एक बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर हमेशा खाली क्यों होता है? क्या सच में मरने के बाद रूहें आज़ाद हो जाती हैं? एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के सामने नहीं आया। राहुल एक नए शहर का सपना देखने वाला इंजीनियर जब उस फ्लोर की असल सच्चाई के सामने आता है तो उसके साथ वो रात भी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आप उस रात की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की कहानी शुरू होती है मुंबई में शिफ्ट हुए एक इंजीनियर राहुल से। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लें ताकि हर वीक आप हमारी हॉरर स्टोरीज मिस ना करें। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कई बार सस्ती चीज़ों के पीछे भागना कभी कभी महंगा पड़ता है और राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। राहुल एक एस्पायरिंग इंजीनियर नए शहर के जगमगाते सपनों के पीछे अपना हर कदम बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस सफ़र के एक मोड़ पर उसका सामना अंधेरों के ऐसे सच से होगा जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। बजट टाइट था और अकोमोडेशन के लिए हर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक ब्रोकर ने एक बिल्डिंग का जिक्र किया। एक पुरानी 10 माले की बिल्डिंग, काफ़ी खाली लेकिन एकदम बजट के अंदर। राहुल ने बिना ज़्यादा सोचे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसे फ्लैट 5th फ्लोर पर मिला। उसका फ्लैट स्पेशियस था, सुंदर और उतना ही सस्ता कि लगता जैसे कि ड्रीम डील हाथ लग गई हो। लेकिन लैंडलॉर्ड ने फ्लैट की चाबी देते वक्त उसने बड़ी एक अजीब बात बताई। उसने धीमी सी आवाज में कहा, रात के 10 बजे के बाद 7th फ्लोर के कॉरिडोर में मत जाना। वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, कुछ और भी है। उसकी आंखों में एक ऐसे डर की परछाई थी जो राहुल के दिल में एक शक छोड़ गई। ये कहकर उसने राहुल की तरफ एक खौफ की नजरों से देखा, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। राहुल को यह बस एक बेकार की बात लग रही थी। फ्लैट काफी अच्छा था, बिल्डिंग में काफी अरसे से कोई नहीं रह रहा था और इसी वजह से वहां शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट था।
शहर के शोर शराबे से दूर और एकदम अपनी पीस पे रहने वाला परफेक्ट कॉम्बो लग रहा था। राहुल ने लैंडलॉर्ड की बात को सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं समझा और बाकी टेनेंट्स के बारे में पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, सस्ता और अच्छा घर मिल गया है, अब और क्या चाहिए। पर कुछ बातें शायद ऐसी ही होती हैं जो जितनी सिंपल लगती हैं उतनी ही गहरी और खतरनाक होती हैं। राहुल ने अपना नया घर तो ढूंढ लिया था, पर वो नहीं जानता था कि ये घर उससे कुछ और ढूंढने पर मजबूर कर देगा। परछाइयों के बीच एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ अंधेरों में ही जिंदा है। राहुल का फ्लैट काफी स्पेशियस और क्लीन था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक अजीब सा डेड साइलेंस था। ये साइलेंस ना सिर्फ कानों तक सीमित था बल्कि उसके दिल तक भी पहुंच रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज उसे कॉन्टिन्यूसली देख रही हो। बिल्डिंग के रेजिडेंट्स भी उतने ही अजीब थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक बुढ़िया रहती थी जो हमेशा खिड़की के पीछे से दुनिया को देखती रहती थी। उसके सफ़ेद बाल और बड़ी बड़ी आंखें राहुल को बड़ी अजीब लगती थी। एक और टेनेंट एक यंग कपल था जो कभी कभी दिखाई देता। उनका बिहेवियर और उनका बिना बात किए बगल से गुजरना राहुल को बड़ा ही अजीब लगता। पहले कुछ दिन राहुल ने अपने रूटीन में ये सब इग्नोर किया, ऑफिस, घर और एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन एक रात एक अजीब सी आवाज़ ने उसको बेचैन कर दिया। वो अपने फ्लैट में काम कर रहा था जब उसके कान में एक हल्की सी हंसी पड़ी और वो हंसी 7th फ्लोर की तरफ से आई थी। आवाज़ इतनी हल्की थी कि पहले लगा कि हवा की आहट है, लेकिन जैसे ही वो बार बार रिपीट हुई तो राहुल को कुछ सही नहीं लगा। राहुल के पैर ऑलमोस्ट अपने आप ही उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे टकरा गया और उसे महसूस हुआ कि बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है। धीरे से वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी लग रही थी और उस कॉरिडोर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही वो 7th फ्लोर पर पहुंचा, कॉरिडोर अनयूजुअल था। वो नॉर्मल हॉलवे नहीं लग रहा था। लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी और हर बार लाइट ब्लिंक करते ही कॉरिडोर उससे और ज़्यादा लंबा लगने लगा, जैसे कोई इन्फिनिट टनल हो। उस कॉरिडोर में एक अजीब सा शोर छुपा हुआ था। राहुल का दिल एकदम तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक और हंसी उसके कान में पड़ी, पर इस बार वो बिल्कुल पीछे से आई थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिमाग उससे कह रहा था शायद हेलुसिनेशन हो रही है, पर उसके दिल की धड़कन और तेजी से बोल रही थी, नहीं, कुछ तो गलत है। उसका इंट्यूशन अब उसकी क्यूरोसिटी से लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसे वहां पर एक और चीज फील हुई, परछाई। वो परछाई उसकी नॉर्मल रिफ्लेक्शंस नहीं लग रही थी। उनका मूवमेंट राहुल के साथ सिंक नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रही थी, जैसे वो जिंदा हो, उसकी हर एक्टिविटी को कॉपी कर रही है। और फिर अगले ही पल एक परछाई सीधे सामने आ गई। वो परछाई बिल्कुल बिखरी हुई थी। शैडोज का शेप इतना वियर्ड था कि राहुल के रगों में डर और खौफ दौड़ गया था। राहुल ने अपने पैर उल्टे मोड़ दिए और बिना कुछ सोचे भाग गया। सीढ़ियों से नीचे दौड़ते वक्त उसे पीछे फुटस्टेप की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम के साथ वो आवाज और क्लियर होती जा रही थी। राहुल का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उस रात राहुल के लिए नींद एक सपना बन चुकी थी।
वो जैसे ही आंखें बंद करता तो उसे वो बिखरी हुई परछाई अपनी आंखों के सामने नजर आती। उस रात राहुल समझ गया था कि ये बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ और भी है जो हर वक्त उसे देख रहा है और शायद उसका इंतजार कर रहा है कि वो दोबारा 7th फ्लोर की तरफ जाए। अगली सुबह राहुल लैंडलॉर्ड के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और उसकी आवाज में एक थकान और घबराहट थी। वो बोला कि बिल्डिंग में कुछ अजीब हो रहा है। वो परछाई, वो हंसी, क्या है ये सब? राहुल की बात सुनते ही लैंडलॉर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। एक लंबी सांस लेते हुए उसने राहुल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हारा यहां से निकलना मुश्किल होगा। राहुल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुझसे क्या गलती हुई है और ये सब क्या है? उसके कई बार पूछने पर लैंडलॉर्ड ने एक कहानी सुनाई कि जो बिल्डिंग के अंधेरों में दफन एक भयानक सच्चाई थी। लैंडलॉर्ड ने कहा, कुछ साल पहले इस बिल्डिंग का 7th फ्लोर एक बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी। लोग हंसते खेलते और एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे। लैंडलॉर्ड ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, एक रात, एक ऐसी रात जो बहुत सारे लोगों की आखिरी रात बन गई। 7th फ्लोर पर एक आग फूट पड़ी। लोग कहते हैं कि वो आग एक एक्सीडेंट थी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने कहा कि पूरा फ्लोर खाली था और अंदर कोई नहीं था। लेकिन जो टेनेंट्स बचे थे उन्होंने कुछ और ही देखा था। कहते हैं कॉरिडोर के एंड यानी कि कॉरिडोर के दूसरे कोने पर कुछ लोगों की परछाई खड़ी थी, एकदम स्टिल, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही। लैंडलॉर्ड की आवाज धीमी हो गई। उसने आगे बताया, जब आग बुझी तो सब कुछ राख हो चुका था, लेकिन एक भी बॉडी नहीं मिली। टेनेंट्स काफी घबरा गए और धीरे धीरे सबने बिल्डिंग छोड़ दी। लेकिन तुम अब एक बात समझ लो राहुल, उन लोगों ने बिल्डिंग कभी छोड़ी ही नहीं। वो जो भी उस फ्लोर पर गया वो उनका हिस्सा बन गया। लैंडलॉर्ड की ये बेतुकी बात सुन के राहुल का दिमाग घूम गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ परछाई और हंसी सुनी है, क्या ये उन्हीं का पार्ट है? लैंडलॉर्ड का चेहरा और भी सीरियस हो गया। उसने राहुल की आंखों में देखा और धीरे से बोला, हाँ, उन्होंने तुम्हें देख लिया है। का राज जानना उनके गुस्से को भड़का देता है। जो भी उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है वो उनका एक हिस्सा बन जाता है। उनका साथ छोड़ना नामुमकिन है। राहुल, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। कब तुम वो अगला टेनेंट बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लैंडलॉर्ड की बात सुन के राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तो क्या मैं यहां से जा नहीं सकता? लैंडलॉर्ड ने सिर्फ अपनी नजरों से उसकी तरफ देखा और अंदर चला गया। राहुल अब सिर्फ सोच रहा था कि यह सपना है या एक जिंदा नाइटमेयर। उस रात राहुल ने डिसाइड किया कि वो बिल्डिंग छोड़ देगा। उसने बैग पैक किया और लैंडलॉर्ड को बिना बताए निकल गया। लिफ्ट के लिए बटन प्रेस किया, लेकिन लिफ्ट को बेसमेंट से ऊपर आने में यूजुअली ज्यादा टाइम लगा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हर पासिंग मोमेंट के साथ लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर वही बिखरी हुई परछाई थी, एकदम ब्लैंक फेस के साथ। लिफ्ट में एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई, वेलकम बैक राहुल। राहुल वापस फ्लैट की तरफ दौड़ गया। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने पीछे का लॉक घुमा दिया। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजे के पास से हाथ उठाया और पलटा तो जो उसके सामने था
उसने उसका पूरा दिमाग सुन्न कर दिया था। लैंडलॉर्ड उसके फ्लैट के अंदर था। उसका चेहरा एकदम भूतिया बन चुका था। उसकी काली डरावनी आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थी और उसकी एक अजीब सी मुस्कान थी जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। लैंडलॉर्ड के पीछे से परछाई धीरे धीरे जमीन से निकल रही थी। एक एक करके वो शैडोज और भी ज्यादा गहरी होती जा रही। उनके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो आवाजें जो राहुल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाजें उन टेनेट्स की आवाजें थी जो कभी इस बिल्डिंग में रहते थे। हंसी, चीखें और कुछ और धीमी सी गुफ्तगू की आवाज एक साथ गूंज रही थी। परछाइयां धीरे से राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीखें बिल्डिंग के अंदर गूंज रही थी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसका पूरा शरीर फ्रीज हो चुका था और वो अपने सामने हो रहे इस हॉरर को देखते देखते बेहोश हो गया। सुबह हुई और लैंडलॉर्ड के फ्लैट का डोर खुला। बिल्डिंग अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन राहुल के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब किसी ने अनलॉक करके देखा तो अंदर सारा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ। उसका बैग, उसकी चीजें, सब कुछ वैसा का वैसा था। बस राहुल नहीं, उसका कोई पता नहीं चला। उस रात से एक और टेनेट 7th फ्लोर कॉरिडोर का हिस्सा बन चुका था। अब वो उन परछाइयों के साथ वो भी वहां था, हर उस विजिटर के इंतजार में जो बिल्डिंग के रेनोवेशन के पीछे का सच समझने की कोशिश करते और जो भी उस कॉरिडोर में जाने की हिम्मत करता, उसकी परछाई कभी भी वापस नहीं लौटी। ये थी 7th फ्लोर की अनसुनी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो सस्ते फ्लैट के सपने को कब नाइटमेयर में बदल देती है पता ही नहीं चलता। अगली बार जब आप किसी पुरानी और अजीब सी बिल्डिंग में फ्लैट लेने का सोचें तो लैंडलॉर्ड की वार्निंग्स को बस एक फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर ना करें। क्या पता वो सिर्फ रेनोवेशन का बहाना हो और आप बिना जाने किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हों जिससे यू टर्न लेना नामुमकिन हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे DM कर सकते हैं या फिर इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये कहानी Spotify या YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फ्राइडे एक और हॉन्टेड कहानी के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्निक।